जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है एंड इसका जो असर है, लेट मी टेल यू, सिर्फ दिल्ली तक नहीं, पूरे देश के अलग अलग कोने में दिखाई देगा। क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है, चाहे वो आप बात करें गुजरात में, गोवा में, पंजाब में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। वो हम सब डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस समय जो चुनाव का नतीजा आप क्लियरली देख सकते हो, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। यहाँ पर बहुमत के लिए 70 में से 36 सीट चाहिए होता है। आप देख सकते हैं क्लियरली इस समय बीजेपी 45 से 50 सीट्स के बीच में जीतने जा रही है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, लगभग 23-22 सीट के आसपास रहने वाली है। और इसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो डिफीट है उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जहां पर उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है, बीजेपी को बधाई दी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, उनका ट्वीट आया और देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है। उनका कहना है कि डेवलपमेंट मीन्स गुड गवर्नेंस ट्रायम्फ। I bow to my dear sisters and brothers of Delhi for this resounding and historic mandate। उनका ये कहना है कि हम दिल्ली की जो भी इच्छा पूर्ति है, जो भी यहाँ पर दिल्ली के लिए काम करना है, उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। दिल्ली के लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम इंश्योर करेंगे कि इम्प्रूव हो। और साथ ही साथ विकसित भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दिल्ली। लेकिन देखिए, इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात एक सामने निकल कर आई है कि आम आदमी के पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है वो लगभग सभी चुनाव हार गए हैं, एक्सेप्ट आतिशी। अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे मार्जिन से यहाँ पर वो चुनाव जीती हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी का जो डिफीट है। मैं आपको बता दूं, लगभग 4000 वोट के आसपास से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं परवेश वर्मा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, परवेश वर्मा जो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े थे वो एक्चुअली फॉर्मर सीएम के बेटे हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको इतिहास बताऊं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, 1993 में जब पहला चुनाव हुआ, वैसे तो पहला जो चुनाव था दिल्ली के अंदर वो 1952 में हुआ था जब यहाँ पर सरकार बनी थी कांग्रेस की। उसके बाद से इसको यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी, लेकिन कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं था। फिर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किया कि दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। और इसीलिए आप देख सकते हो 1993 में जब चुनाव होता है तो बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है। तो उस समय सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे मदन लाल खुराना। फिर उसके बाद साहिब सिंह वर्मा ये चीफ मिनिस्टर बने थे और इन्हीं के बेटे हैं परवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को हराया है। और आप कह सकते हैं लगभग 27 साल के बाद, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार थी वो 1998 तक थी, तो 27 साल के बाद बीजेपी वापस लौट रही है। एंड अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पर नई दिल्ली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है, लगभग 14 में से 14 राउंड्स पूरे हो चुके हैं। ये डायरेक्टली मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां से आपको डेटा दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि दोनों में अरविंद केजरीवाल जी और जो परवेश साहिब सिंह हैं उनके बीच में अगर आप देखोगे तो हार्डली 4000 वोट के आसपास का अंतर था। जो परवेश जी हैं उनको 30,000 के आसपास वोट मिला और वहीं जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको लगभग 26,000 के आसपास वोट मिला। एंड इसी की वजह से, क्योंकि हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, एंड इसी की वजह से जो बीजेपी है वो इस सीट से जीतती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कांग्रेस का रोल क्या हुआ है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बीजेपी ने तो ये चुनाव जीता है और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कांग्रेस को 0 सीट भले ही मिली है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी एकदम धड़ाम से नीचे आ गई है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी की जो सीट अगर आप देखोगे नई दिल्ली में, यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, अरविंद केजरीवाल और परवेश जी के बीच में हार्डली 4000 वोट का डिफरेंस था, राइट। और वहीं अगर हम बात करें संदीप दीक्षित की, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं एंड शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनको यहाँ पर जो वोट मिला है वो लगभग 4500 के आसपास मिला है। मतलब अगर ये वोट समझिए केजरीवाल जी के पास चला जाता तो वो यहाँ पर चुनाव जीत सकते थे। अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा, अभी हार्डली 6-7 महीने पहले की बात है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो पार्टनरशिप है वो काफी आगे तक जाएगी। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, हरियाणा का चुनाव आता है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हो जाते हैं। एंड अगेन यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि क्या दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा पता चला कि वो नहीं आने वाले, और इसी का कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने भी कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस को ये समझ में आ रहा था कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो अपना जो ग्राउंड है वो लगातार लूज करते जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से कांग्रेस ने अपना वोट शेयर जो है लगातार खोया है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मामला अरविंद केजरीवाल जी के सीट के साथ हुआ है। इनफैक्ट जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं
मनीष सिसोदिया जी, उनका अगर आप सीट देखोगे तो मतलब काफी लोग शॉक्ड हैं। हार्डली 600 के आसपास वोट से वो चुनाव हारे हैं। जी हाँ दोस्तों, जंगपुरा की सीट से वो चुनाव लड़े थे। पहले वो पटपटगंज से लड़ते थे, लेकिन उनका सीट चेंज किया गया इस बार। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं तरविंदर सिंह, उनको वोट मिले 38,859। वहीं मनीष सिसोदिया जी को वोट मिले हैं 38,184, मतलब 675 वोट से ये चुनाव हार गए। और वहीं अगर आप कांग्रेस को वोट देखोगे तो उनको मिला है 7,000 से ज्यादा वोट। तो आप समझ लो, इसमें थोड़ा भी अगर वोट इधर आ गया होता तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी ये चुनाव जीत सकते थे। और ये हाल आपको दिल्ली के कई सारे एरिया में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आम आदमी के बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। और अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर, आपको पता ही होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया था जेल से आने के बाद, और अतिशी जी को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया था, और वो भी ऑलमोस्ट चुनाव हार ही रही थी। मतलब सुबह से अगर आप देखिए तो लगातार पीछे चल रही थी। फिर यहाँ पर कुछ राउंड्स के बाद वो आगे निकलती हैं और लगभग 3500 वोट से बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं रमेश बिदोरी, उनसे यहाँ पर ये चुनाव जीत जाती हैं। खैर, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आप पास्ट में देखोगे, कांग्रेस का जैसे जैसे पतन हुआ वैसे वैसे आम आदमी पार्टी का राइज हुआ है। और ये जो पूरा चार्ट है वो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2013 में सबसे पहले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, और इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2013 के पहले अगर आप देखोगे 2008 में शीला दीक्षित जब चुनाव जीती थी तो उस समय 36% वोट बीजेपी को मिला था और 40% वोट कांग्रेस को मिला था। और यहाँ पर 2013 में जब आम आदमी पार्टी आई तो बीजेपी का वोट ऐसा नहीं है कि एकदम नीचे चला गया, 36 से 33 आया। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इनका जो सीट है, मतलब जो वोट शेयर है, अचानक से 40% से गिरकर 24% रह जाता है। और ये सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो गया? ये आम आदमी पार्टी के पास ट्रांसफर हो गया। फिर 2015 में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी को भरपूर बहुमत आई थी, 70 में से 67 सीट मिला था। और उस समय आप देखिए लगभग आधा वोट शेयर अकेले आम आदमी पार्टी के पास था। एंड अगेन ये वोट शेयर कहां से आता है? अगेन ये आप देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो 24% से गिरकर वोट शेयर इनका सिर्फ 9% रह जाता है। एंड 2020 में तो कांग्रेस और नीचे चली जाती है 4% के आसपास, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगभग वही रहता है। तो आई होप कि आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे कांग्रेस की वजह से यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसका राइज हुआ। और उल्टा अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि 2025 का ये जो चुनाव हुआ है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा सा ही बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा बढ़ गया। 4% से वो 6% से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर डेंट हुआ है। और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो आपका बीजेपी में भी शिफ्ट हुए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को लगभग 48-49% वोट मिलने वाला है वोट शेयर, और वहीं आम आदमी पार्टी का हार्डली 43-44% के आसपास रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि कैसे कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हारी है। एंड अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही थी कि वो कब तक बैक फुट पर खेलेगी, कब तक अलायंस के साथ खेलेगी। उसको भी ये समझ में आ रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल के डेट में धीरे धीरे करके कांग्रेस हर राज्य से जो है पीछे हटती जाएगी। तो यहाँ से अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो सोलो जाना चाहेगी, वो अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगी। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन ये है कि ये जो दिल्ली में बदलाव हुआ है इसका असर क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहला जो असर है वो पंजाब के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। वैसे अगर आप देखोगे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को अगेन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, जो वोट मिला था, जो सीट मिली थी, वो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस का जितना पूरा सीट वगैरह था सब कुछ वो आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गया। और आप देख सकते हैं 117 सीट्स में से 93 सीट्स ये आम आदमी पार्टी के पास इस समय है। तो अब देखना ये होगा कि आगे अरविंद केजरीवाल जी की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। पहले बहुत लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कि वो पंजाब चले जाएंगे, वहां पर ध्यान देंगे, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन शायद ऐसा लगता नहीं। लेकिन क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है आम आदमी पार्टी के अंदर? क्या यहाँ से जो एमएलएज वगैरह हैं वो दूसरे पार्टी में शिफ्ट होंगे? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व था पिछले 10 साल से, वो अब टूट चुका है। और इसका असर सिर्फ पंजाब में नहीं, बाकी भी जगह जो आम आदमी पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रही थी, चाहे गुजरात के अंदर हो गया, गोवा के अंदर हो गया, कई जगह इसका असर देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन को। एंड जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन 4 राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है? क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन 4 में से कौन सा राज्य है जहां पर